अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और शाहज़ेब जिलानी। और आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक नया बयान बल्कि एक नई धमकी जारी की है, जिसको पढ़ने के बाद ये मानना पड़ता है कि टीटीपी को पाकिस्तान के सियासी और समाजी तजादात को इस्तेमाल करने में महारत हासिल है। इस ख़त में ये जो बयान जारी किया गया है, इसमें बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि उनके खिलाफ ठोस इकदाम उठाने पर गौर कर रही है टीटीपी। बिलावल भुट्टो, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का नाम लेकर उनको लड़कर आया है। ये भी कहा है कि जी अभी तो वो कमसिन हैं, बेचारे हैं, और अल्फाज का चुनाव भी अहम है यहाँ पर, मैं बताऊँगा आपको क्यों। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बाकायदा जिक्र किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की जो मजहबी क़यादत है उनको भी मुखातिब किया गया है और कहा है कि जी आपके खिलाफ इक़दाम की लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, मगर आप भी हमारे खिलाफ सरगर्मियों से परहेज करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुसल्लत करदा टोला करार दिया गया है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये शायद थोड़ी सी सुनी सुनाई बातें हैं, इम्पोज्ड गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें अमेरिका का भी जिक्र है कि वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव है ये डिलिबरेट है, ये जानबूझ कर किया गया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, टीटीपी का हमेशा एक बहुत बड़ा मकसद रहा है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को तकसीम किया जाए, और ये जो तकसीम करने के बाद फिर वो फ़ायदा उठाते हैं, और माजी में भी हमने ये देखा है। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल बासित साहब। आप टेररिज्म रिसर्चर हैं, सिंगापुर में पहले भी शो में मिल हुए हैं। बासित साहब, 2013 में भी कुछ हमने ऐसा ही देखा था, और यही वजह है कि हम टीटीपी की जो धमकी है आज की, इसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि खाली खुली धमकी नहीं है। क्योंकि 2013 में अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बार बार बाकायदा टारगेट किया गया। दर्जनों बल्कि हंड्रेड्स ऑफ उनके जो कारकुन थे, उनके जो लीडर्स थे, उनको शहीद किया गया, और बाकी पार्टीज़ को कदरन एक फ्री फील्ड दी गई थी। ये भी एक इलेक्शन का ही साल है, तो क्या वही तारीख दोहराई जा रही है बासित साहब? ये थैंक यू ज़रार साहब। ये एक अजीब सी मुमासलत है 2013 और 2023 में। अगर आप देखें तो जैसे आपने कहा कि वो भी इलेक्शन साल था, ये भी इलेक्शन साल है। 2013 में भी टीटीपी तवातुर से मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में कमज़ोर हुई थी, लेकिन 2013 में एक रिसर्जेंस उनकी हो रही थी। 2013 में भी हम इनडिसाइसिव थे कि हम इनके अगेंस्ट फर्दर एक्शन करें या पीस टॉक्स करें। 2023 में भी हम वहीं पे खड़े हैं। 2013 में भी हमारी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप को कह रही थी कि काउंटर टेररिज्म की जो इनिशिएटिव है इसको पॉलिटिकल ओनरशिप दें, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी मोर और लेस वो पॉलिटिकल ओनरशिप ही ढूंढ रहे थे। और इसी तरीके से आप देखें कि 2000, आपने ये बात बड़े आर्टिकुलेटली कह दी कि उस वक्त भी पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो थी उसको एक्सप्लॉइट किया था टीटीपी ने, और आज भी टीटीपी एग्जैक्टली वही कर रही है। यानी उनके अपने पॉलिटिकल फेवरेट्स और विलन्स हैं, और दे ट्राई टू प्ले वन पॉलिटिकल एक्टर अगेंस्ट द अदर, ताकि वो एक नेशनल कंसेंसस जो है अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म वो ना बनने दे। तो मेरा ख्याल है हम वहीं पे जाके खड़े हो गए हैं। इसमें जो सिर्फ जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में तब्दीली है ज़रार साहब, वो ये है कि पहले अमेरिका यहाँ पे मौजूद था तो वो अपने बयानिए की लेजिटिमेसी अमेरिकन प्रेजेंस और पाकिस्तान की अमेरिका से काउंटर टेररिज्म अलायंस से लेते थे। आज के दौर में वो अपने बयानिए की जो लेजिटिमेसी है वो ड्रा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में शरिया के सिस्टम का ना होना, और बाकी जो उनके एथनिक ग्रीवेंसेस है, यानी पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग, फाटा का मर्जर, फाटा में फौज का होना, उससे वो अपनी ये जो वायलेंट कैंपेन है इसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं। आज भी अमेरिका जो है वो आज का बयान जो अगर आप ज़ाहिर डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, उसमें अमेरिका छाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की मुसल्लत करदा हुकूमत, यानी 2013 में जो बयानिया था कि जी हम अमेरिका के खिलाफ हैं और
अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में ये जो इन्होंने हाथ में लाए हैं, तो इसकी वजह से हम ये जहाद कर रहे हैं। ये मौजू 2023 में भी यही है कि अमेरिका की मुसल्लत करदा हुकूमत। अच्छा, 2013 में आपने बात की कि तालिबान का बयानिया यही था, ज़रार ने भी यही बात की। राना सनाउल्लाह का जो आज का बयान है वो पढ़ के मैं समझा कि मैं 2013 में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने आज कहा कि इक़दामात किए जा रहे हैं दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए, लिहाजा कौम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बयान मैं तो बचपन से सुन रहा हूँ और ख़ुद बिलखुसूस 9/11 के बाद से। फिर उन्होंने एक साइक्लो स्टाइल जुमला दोहराया कि वफाकी हुकूमत सूबाई जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनको मौसर इक़दामात के काबिल करने के लिए तरबियत फराहम करेगी। गोया अब तक वो मौसर इक़दामात नहीं कर रहे थे, अब तक तो चने वने बेच रहे थे। अब जो है वफाकी हुकूमत, अब वक्त आ गया है कि जब पानी सर से ऊंचा हो गया है तो वफाकी हुकूमत कह रही है कि जी हम आपकी तरबियत करेंगे। अब तक बेचारे बग़ैर तरबियत के थे। फिर उन्होंने कहा कि कौमी इदारा कायम किया जा रहा है जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनके दरमियान राब्ता कारी करेगा। राना सनाउल्लाह को मेरा ख्याल है आज तक किसी ने नहीं बताया कि 2010 से यहाँ एक बॉडी कायम है होमलैंड सिक्योरिटी की नक़ाली में, जिसका नाम है नेक्टा। उसका यही काम था। अब उसको भूल के ये दोबारा जो है एक नई टॉफ़ी दे रहे हैं कि हम राब्ता कारी के लिए। गोया इन्हें आज ही पता चला है। तो 2013 और 23 में लफ्ज़, अल्फाज और जुमलों तक का फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो बासित, जिस तरह से अभी वसत बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम सुन लेते हैं कि राना सना ने आज क्या कहा, फिर आपकी तरफ आते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। सुनिए उन्होंने कहा। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें बाकायदा तौर पे ये फ़ैसला किया गया है कि किसी और से बात करने की बजाय अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात की जाए जो भी वहाँ पे कायम है। तो इसलिए हम बिल्कुल उनसे जो है वो बात करेंगे। और जहाँ तक थ्रेट अलर्ट्स का मामला है, ये देखें ठीक है, स्पेसिफ़िकली कभी किसी का, लेकिन जनरल थ्रेट तो है और उस बारे में जो इंतज़ामात या प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाने चाहिए वो हम ले रहे हैं। तो एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करेंगे, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान से भी बात करेंगे। आपको पता है कि पिछले साल पार्लियामेंट की तरफ से ये बात आई थी, बातचीत हुई भी थी, उसका क्या नतीजा निकला, उसके बावजूद उन्होंने आज फिर ये बात दोहराई। ने ये इजाज़त दी थी जब पार्लियामेंट को ब्रीफ किया गया था, तो एक ये फ़ैसला हुआ था कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं उन लोगों के साथ जो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वापस आने और लीगल फ्रेमवर्क में आने को तैयार है। वो आए वापस, लेकिन आके जो उन्होंने फिर रवैया अख्तियार किया है, ये मौजूदा जो राइज़ है, ये मेरी ज़ाती राय में ये उसका जो है वो शाखसाना है। तो बासित, जैसे वसत ने भी कहा कि ये तो सब कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड और फेल्ड है ना, तो अब क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास अगर इस तरह ये धमकियां आएंगी नाम लेकर टॉप लीडरशिप की, पॉलिटिकल लीडरशिप की? देखे ना, ये तो जो सारी गुफ्तगू आपने इन शॉर्ट्स भी सुनवा दिए, वसर साहब ने भी इसको बड़े अच्छे अंदाज में बता दिए। तो ये तो सारी वो परफॉर्मेटिव एक्शंस हैं। जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता तो आप इस तरह के इकदामात जो वो ट्राई टेस्टेड एंड फेल्ड है वो उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि आपने अवाम को कुछ तो बताना है। लेकिन क्लियरली राना सनाउल्लाह ऑफेंसिव पे जाते जाते आज हमें डिफेंसिव पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो धमकी आई है डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है। और एक इलेक्शन के साल में एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी परफॉर्मेंस गवर्नेंस के ऊपर ना हो, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप की हिट लिस्ट पे आ जाए। तो व्हाइल आई सिंपैथाइज विद राना सनाउल्लाह एंड पीएमएल एट द सेम टाइम दिस पुअर लीडरशिप। तो अब इनके पास ऑप्शन देखें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे लगता है वो ये है कि रियासत का बयानिया है ही नहीं। ये तो हमारी गवर्नमेंट और रियासत दोनों एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं, डे टू डे पे चल रहे हैं। इनको नेक्स्ट वीक का नहीं पता होता कि इन्होंने क्या करना है। और दिस इज नॉट जस्ट अबाउट काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक पॉलिसी हो या जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसका भी यही हाल है। तो जब आप इस तरह चलेंगे, आपको पता ही नहीं है आपकी रियासत की डायरेक्शन क्या है, आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज इट दैट यू स्टैंड फॉर, तो आप किस चीज को बचाने के लिए खड़े होंगे, अदर देन द फैक्ट कि आप कहते हैं कि हमारी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो हमारी रेड लाइन है। बियॉन्ड दैट आपका तशख़्ख़ुस क्या है,
उस तशख़्ख़ुस के लिए कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको आप डिफेंड करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कोई उसको आर्टिकुलेट करता हुआ नजर ही नहीं आता, रादर हर कोई हमें डिफेंसिव पे नजर आता है। टीटीपी ने हर किसी को डिफेंसिव पे डाल दिया। तो मेरा ख्याल है जिस चीज की, और वो जो बात थी कि हम हमेशा वी थिंक कि हमारे पास शायद एक इंस्टीट्यूशन की कमी है तो एक और स्ट्रक्चर जो है वी थ्रो अनदर स्ट्रक्चर इन द मिक्स, तो शायद हमें उसका जवाब मिलना शुरू हो जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अपने काम कर रहे होते जो उनका काम था, रादर देन जो कुछ वो हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, तो शायद 50% प्रॉब्लम पहले से ही नहीं होता। ये कॉम्प्लेसेंसी का मसला है, ये रॉन्ग प्रायोरिटीज का मसला है। बासित, आपकी नज़र से गुजरा होगा कल खानेवाल में जो वाकया हुआ है, वहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को टारगेट करके किया, और आईएसआई के पुलिस का कहना, आईएसआई मुल्तान रीजन के डायरेक्टर हैं तनवीर सादिक और इंस्पेक्टर नासिर अब्बास, उनको एक आदमी ने मुबैना तौर पे एक आदमी ने मोटरसाइकिल सवार ने पार्किंग में शूट कर दिया। जी, आज उनकी नमाज जनाजा भी थी, उनकी तदफीन भी हुई है, जिसमें डीजी आईएसआई के चीफ ने खुद कंधा भी दिया, और पहले उसकी जिम्मेदारी ली लश्कर खुरासान, वो जो मतलब आप समझे फ्रंट कंपनी है, टीटीपी ने फ्रंट कंपनी है टीटीपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स के मुख्तलिफ नाम है, वो एक अलग बात है। बासित, मैं अब आना चाह रहा हूँ रियासत की अपनी जगह, मैं आना चाह रहा हूँ सियासी ओनरशिप पे, और मैं पहले आपको बताऊंगा कि मेरी नज़र में आइडियली इस वक्त क्या होना चाहिए। पाकिस्तान की दो बड़ी जमातों के दो बड़े लीडर्स को डायरेक्ट धमकी आई है, और हमने देखा है कि बाकी तमाम जमातें खामोश है। राना सनाउल्लाह खुद डिफेंसिव, सर यही है ना, यही है। अब माना कि ये वही शहबाज शरीफ है जिन्होंने एक वक्त पे, काफ़ी साल हो गए अब तो, इस बात को कहा था कि जी तालिबान हमारे पर क्यों हमले कर रहे हैं, हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। आपको याद होगा जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे। अच्छा, ये तो सिर्फ ये नहीं हुआ था, फिर खान साहब ने भी कहा था कि हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, इनका तो बाकायदा दफ्तर होना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2014 में जब तालिबान ने पेशकश की थी कि एक नेगोशिएटिंग टीम हमें मिले, तो उसमें खान साहब का भी नाम लिया था। अब मैं किसी को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि सलूट है टीटीपी की पॉलिटिकल थिंकिंग को। वो देखते हैं कि यार 1 इंच के दरार है, इसको आप 10 फुट तक खींच दें। मौजूदा सूरत हाल में बासित साहब, आपको कोई दूर से इम्कान लगता है कि कोई पॉलिटिकल ओनरशिप होने वाली है टेररिस्ट के खिलाफ, या बस हम रिएक्ट ही कर रहे होंगे, हम डिफेंसिव ही खेल रहे होंगे? देखिए, ये हमारी बका का मसला है। ये थ्रेट तो आज या कल या परसों उस तरीके से जाएगा नहीं, लेकिन जब तक हम इसके आगे खड़े नहीं होंगे, और वो हमें काइनेटिक यानी ऑपरेशनल फ्रंट पे और जो इसका डिस्कर्सिव फ्रंट है यानी जो नैरेटिव की डोमेन है, दोनों के अंदर हमें इसको पुश बैक देना होगा। और ये तो एक होल ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी का रिस्पॉन्स इसके अंदर हमें चाहिए, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि हमें अपने वैल्यूज के लिए क्या हम खड़े होने पे तैयार हैं या नहीं, तो इसमें तो एक नेशनल कंसेंसस डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमें इसको इस तरह देखना होगा कि ये एक गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान की, ये मुल्क पाकिस्तान की बका की बात है। तो उसके लिए भी अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी नहीं होती, तो फिर आज एक पार्टी है, कल कोई और पार्टी होगी, वो किसी को स्पेयर तो नहीं करेंगे। और ये जो खाम ख्याली हमारे अंदर पाई जाती है कि किसी लेवल पे जाके हम इनके साथ कोई रिकंसाइल कर लेंगे, तो वी हैव बेंडेड ओवर बैकवर्ड्स, लेकिन कहां रिकंसाइल हुआ? रिकंसिलिएशन का एक ही तरीका है कि आप ये सब कुछ उनके हवाले कर दें या उनके बयानियों को सही मान ले। आप उनके बयानियों को सही मान लेंगे तो जंग ही खत्म हो जाएगी। फिर किस चीज का इख्तलाफ है? आप या तो उनकी वैल्यू सिस्टम को मान ले, और अगर नहीं मानते तो फिर बस जंग ही है। बिल्कुल, या तो लेट जाओ या तो जंग लड़े, और यही है। और जो कंसेंसस किए हुए हैं ये उतना ही अहम है जितना माजरत के साथ नामुमकिन है आज के दौर में। एक वक्फा ले। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बुनेर की, जहां एक 30 साला खातून जो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, 2 साल पहले उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, वालदा उनको अस्पताल ले गई। वहां पता चला कि वो तो 6-7 माह से प्रेग्नेंट हैं। जब उनसे पूछा गया तो पता चला कि उनके एक हमसाय ने
उनके हाथ पैर बांध कर उनका रेप किया था, लेकिन मुल्ज़िम ने अपने इस जुर्म से इनकार किया। खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई, DNA टेस्ट हुए और आखिरकार ये बात साबित हुई कि उनका जो हमसाया है वही उस बच्चे का बाप था। उसके बाद वहाँ की एक मकामी अदालत ने इस मुल्ज़िम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उस पर 1 लाख का जुर्माना भी किया। लेकिन फिर पिछले साल दोनों जो रेप विक्टिम हैं और जो रेपिस्ट हैं उनके वालिदैन अदालत आ गए, पेशावर हाई कोर्ट आ गए। उन्होंने कहा जी हमने आपस में सुलह कर ली है, हमने एक समझौता कर लिया है और जो खातून है उनके साथ उसने निकाह कर लिया है। आगे उसने वादा भी किया है कि वो जहेज़ में 5 लाख भी देगा, 2 तोले सोना भी देगा। अदालत ने ये सब देखा और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप ये कर लाए हैं, जरगा भी है, वालिदैन भी राज़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसको कबूल करते हुए मुल्ज़िम को हम रिहा करते हैं और ये मामला रफ़ा दफ़ा करते हैं। इस तनाजुर में हम अभी बात करेंगे, हमारे साथ साइमा मुनीर भी हैं, औरत फाउंडेशन से उनका ताल्लुक़ है, वो पेशावर में हैं। साइमा मुनीर के पास चलते हैं। मुनीर से मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो शाहज़ेब जिलानी ने साइमा पूरी डिटेल बता दी, अगर आप इसमें कोई इजाफा करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन मेरा सवाल और हैरत है मुझे इस बात पे कि जब एक ज़ेरी अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई तो आला अदालत ने ज़ेरी अदालत के फ़ैसले को पेश नज़र रख के कोई फ़ैसला करने की बजाय जिरगे की जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है उसको तरजीह दी, हालांकि जिरगा सिस्टम पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं मानती। तो ये क्या हुआ, क्या होगा? बदकिस्मती ये कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे इतने किस्म के कवानीन हैं और जरगा जो है एक पैरेलल निज़ाम है यहाँ पे और वो चलता है और लोग उसको मानते भी हैं। यहाँ भी यही हुआ और देखें, बात ये नहीं कि आम लोग नहीं मानते, आपकी जो पेशावर हाई कोर्ट है वो इसको मान रहा है। आप इसको देखें यहाँ पे, ठीक है ना। अब रेप के विक्टिम जो थी उनके साथ जो हुआ, उसके बाद अगर एक छोटी अदालत में बात समझ आती है, वो हाई कोर्ट को नहीं समझ आती जी। और बदकिस्मती ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का ये कोई पहला फैसला इस किस्म का नहीं है। औरतों के खिलाफ तासुब से भरे बहुत से फैसले इस अदालत ने किए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम तो एक तो हमारा वैसे ही इस सारी चीज़ पे है, दूसरा ये कि ये मुझे नहीं पता कि ये पेशावर हाई कोर्ट किस अदालत से, किस कानून से पढ़ते हैं जहाँ पे उनको इस सारी ये बहुत आसान लगा कि जनाब आप रेप की विक्टिम से शादी करा के तो किस्सा ख़त्म कर दें। आपने रेप के विक्टिम से इसका निकाह करवाना था, आप ज़रूर करवाएं, लेकिन रेप की सज़ा होने के बाद, क्योंकि जुर्म पहले हो चुका है। वो आप रेप की सज़ा काट के आ जाए, उसके बाद आप भले उससे निकाह करें, ये तो कोई तरीका भी नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि बदकिस्मती ये है कि मुझे कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे जो हैं वो TLP के झेली इदारों के तौर पे काम करें। इसी तरह अगर आप देखें जी, इसी तरह बिल्कुल आप देखें तो हमारे जो फिर जो बाकी जो बदकिस्मती कह लें उसको कि सियासी जमातें हैं या बाकी इदारे हैं, वो भी इन्हीं के सबलेट हैं। अब देखें, जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में बात करते हैं, आप औरतों पे फट से आ जाते हैं। आज भी साकिब निसार साहब की वो तकरीर सबको याद है कि जिसमें उन्होंने तकरीर को भी जो लॉन्ग और शॉर्ट स्कर्ट की बात की थी, ठीक है ना। तो जहाँ पे जजों के दिमाग यहाँ तक रहते हो, वहाँ पे रेप के विक्टिम को उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आसमा जहांगीर लीगल सेल के मुताबिक सिर्फ 3% कन्विक्शन होते हैं रेप के केसेस में। उससे बड़ा सबूत क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। साइमा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हमारे पास फोन लाइन पे हमारे जो नुमाइंदे हैं डॉन पेशावर के सिराजुद्दीन मौजूद हैं। सिराज, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने ये देखा कि इस पूरे मामले में जिरगा हो, गांव हो, वालदैन हो, अदालत हो, सब ने ये बेहतर समझा कि मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन वो जो खातून हैं उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, वो ना बोल सकती हैं ना वो सुन सकती हैं। उनके हवाले से कोई भी बात सामने आई है कि वो भी इसमें राजी हैं या नहीं है, या उनका कोई से है इसमें या नहीं है? शाह साहब शुक्रिया। एक तो जो तमाम बैकग्राउंड से या जो वाक़यात हुए हैं उनसे एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है, जैसे आपने कहा कि तमाम लोगों की रजामंदी इसमें शामिल है, लेकिन जो खातून है उसमें इशारों की ज़बान में
समझा दिया है कि उसके जो रेप जिस बंदे ने किया है वो यही बंदा है, और उन तमाम के ऊपर भी उसको सहारे की जरूरत थी। दोनों गरीब एक फैमिली है, गुजर जो कौम है उनसे उनका ताल्लुक है, वो सर्दियों और गर्मियों में अपने जानवरों के चारों के हिसाब से फिर ट्रेवल करते रहते हैं। तो रजामंदी दोनों तरफ से शामिल है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी ने किरदार अदा किया, लोगों ने जर्गी की शक्ल में उनके पास गए हैं, चंदा करके तकरीबन 5 लाख रुपए का जो चंदा हुआ है, जो लड़की को कोर्ट की तरफ से देने का हुक्म था, वो पूरे गाँव वालों ने चंदा करके दे दिया है, और साथ में निकाह का एहतमाम हुआ है। निकाह जो लड़का चूंकि जेल में था तो इसी वजह से उसके वालिद ने इसकी गारंटी ली है, और लड़की की तरफ से क्योंकि उसका वालिद हयात नहीं है तो इसकी वजह से उनका एक करीबी रिश्तेदार वहाँ पे बैठा है, तो लड़की की जिम्मेदारी उसने कबूल की कि लड़की जो है वो राजी है, लिहाजा अब ये जुर्म नहीं रहा। और आप बता रहे थे कि कोर्ट ने कह दिया कि लिहाजा अब यहाँ ये पे जुर्म नहीं पहले रहा। भी हो चुका है कि रेप विक्टिम की रेपिस्ट से शादी हो गई। सर ये पहला वाकया नहीं है, बिल्कुल पेशावर ये सवाबी के एक मशहूर गुलकार थे पुश्तो के, वो अभी जो चूंकि काफी रिलीजियस पॉइंट की तरफ बन के मौलवी बन गए थे, उसके साथ भी यही वाकया हुआ था। उन्होंने भी तकरीबन 3-4 महीने जेल में रहे हैं। उसके बाद उसके फैमिली वालों ने, लड़कियों ने कंप्रोमाइज करके यही सिचुएशन कर ली, उन्होंने भी लड़की से शादी कर ली, और जो सजा हुई थी उससे वो बच के निकल आया। तो इस वजह से सोसाइटी में भी हमने देखा है सर, किरदार लोग अदा करते हैं इस चीज को, वो अदालत करके वो अपने इंसल्ट समझते हैं कि मतलब सजा हो के फिर लोगों तक बात फैल जाए, इसी वजह से वो इंटरनली इन मामलात को खत्म करने के लिए किरदार अदा करते हैं। दोनों तरफ से उनका ये मौक़िफ़ होता है कि उनमें दोनों पार्टीज का, लड़के और लड़की का, दोनों का चूंकि फायदा होता है। मुनीर साहब, आपके लिए सवाल ये है कि जब ये पेशावर हाई कोर्ट इस तरह के कर देती है फैसले, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई क्यों नहीं जाता, या कोई जा भी सकता है या नहीं? देखो फायदा भी है। देखिए बिल्कुल जा सकता है, और मसला ये कि चूंकि ये क्रिमिनल केस है तो विक्टिम खुद ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम तो विक्टिम से ज़्यादा तो अपनी अदालत आलिया पे भी हैरान है कि इस किस्म के डिसीजन होते हैं, तो जहाँ हर चीज़ पे सो मोटो एक्शन होते हो, तो इस केस पे सो मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह के डिसीजन आने का मतलब ये है कि आप रेपिस्ट को एनकरेज कर रहे हैं। बिल्कुल कि ठीक है तुम ये काम कर लो, फिर अदालत के ज़ेरे सरपरस्ती निकाह हो जाएगा और तुम फिर बच के निकल जाओगे। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा पॉइंट यही है कि ठीक है, अगर ये निकाह होना है तो ये हो जाए, लेकिन रजामंदी की बात अब आई है। जिस वक्त रेप का मतलब सिंपली ये है कि कोई राजी नहीं है, तो जिस वक्त ये क्राइम हो गया है उसकी सजा मिले, और उसके बाद और इस पर्टिकुलर केस में पहले उसने इनकार किया, जब मेडिकल टेस्ट में प्रूव हो गया उसके बाद उसने पेशकश की कि मैं शादी कर लेता हूँ, वरना तो वो जुर्म का इकरार ही नहीं कर रहा था। या तो ये होता ना कि रजाकाराना तौर पे वो कहता है जी हाँ मेरे साथ हो गया, मैं शादी करने को तैयार हूं, पकड़ा गया शायद रवैयत मुख्तलिफ होती। जब वो पकड़ा गया और मेडिकल से साबित हुआ, उसके बाद उसने ये मौक़िफ़ लिया। जी बिल्कुल, रजामंदी देखे ना, बात यह है कि रजामंदी का मतलब क्या होता है? रजामंदी का मतलब तो ये है कि जब दोनों तरफ के फरीक राजी हों, और रेप का सिंपली मतलब ये होता है कि जब एक फरीक राजी नहीं है। तो जब आप लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि देखो जो लड़की तुम्हारे साथ शादी करने पे राजी नहीं है, तुम रेप कर लो, अदालत में आ जाओ, फिर तो चूंकि कल वो बेसहारा हो जाएगी तो फिर तुम्हारी शादी हम उससे कर देंगे। हाँ। अब देखिए ये किस किस्म की चीजें आप प्रमोट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की चीजें प्रमोट कर रहे हैं। जब जैनब का केस हुआ था कसूर में, या जब मोटरवे केस हुआ था, एक ही आवाज निकलती है हमेशा, चौक में टांग दो, बोटी बोटी कर दो, ठीक है। अच्छा, इमरान अली जो जैनब के कातिल थे को फांसी मिल गई, चौक में नहीं लेकिन मिल गई। मोटरवे रेप केस में दोनों रेपिस्ट को भी फांसी मिल गई। क्या हुआ? क्योंकि ये लोग कभी नहीं समझते कि मसला ये नहीं है कि सख्त सजा नहीं मिलती, मसला है कि सजा ही नहीं मिलती। नहीं, और यहाँ तो यार मतलब ये बंदा सोच के दहल जाता है वसत कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है 100 बिस्मिल्लाह सर। आप देखें कहाँ सहूलतकारी हो रही है। समाजी बदनामी से बचने के लिए बरादरी सहूलतकारी कर रही है, नाकिस तफ्तीश के साथ पुलिस सहूलतकारी कर रही है, आउट ऑफ कोर्ट समझौते के साथ जो जिरगे का माहौल है वो सहूलतकारी कर रहा है, जो एंग्लो सैक्सन और शरिया लॉ के तहत जो अदालत चल रही है वो उस फैसले को मान के सहूलतकारी कर रही है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को मान रही है। यानी रेपिस्ट के लिए तमाम तरह के सहूलतकार मौजूद हैं, और जो रेप विक्टिम है उसके लिए भी कोई सहूलतकार है या नहीं है। तो साइमा जी ये बताइएगा कि ये जो रुझान है, जैसे अभी सिराज भी कह रहे थे कि ये यहाँ पे पहला केस नहीं है, क्या ये पूरे मुल्क में ऐसा ही है या ये खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा है? आपका मुशाहिदा क्या है?
देखिए, हमारा मुशाहिदा तो सिंपली यही है कि आपको ये पूरे मुल्क में मिलता है। कोई इस पे बात करता है, कोई नहीं करता है। रेप, आप लड़कियों के या बच्चियों के रेप की बात करें, यहाँ पे जो बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है वो उसको भी छुपाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चियों का तो मामला ही फिर उससे भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है उनके लिए। तो ये बहुत कॉमन तो आप नहीं, लेकिन ये कि आम तौर पर ये सारा कुछ होता है और इसको छुपाया भी जाता है। लेकिन दुख की बात ये है कि जिस वक़्त कोई एक, अगर वो बेवा खातून जो है उसने इतनी हिम्मत की और वो अदालत तक आई भी, तो उसको अदालत ने क्या दिया? फिर वहाँ पे ये सवाल आ जाता है, ठीक है ना? लेकिन मैं इस पे ज़रूर, जो केपी गवर्नमेंट है इस वक़्त, उसको ज़रूर एप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो इसको लेके, इस फैसले के खिलाफ इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और वहाँ पे इन्हीं सारी, जी, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट जो है इस किस्म की सेंसिटिविटी का मुजाहरा करे तो बहुत सारी चीज़ें शायद बेहतर भी हो सकती हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन इस सारे के लिए जी शुक्रिया। फाउंडेशन से थी साइमा मुनीर, बहुत उन्होंने बिल्कुल सही बात उन्होंने की। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है तो कम से कम हो सकता है कि इस रविश, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट को सलाम जी, पेशावर हाई कोर्ट। तो हम प्रोग्राम में आगे गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे, स्कर्दू की बात करेंगे जहाँ पे मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हर साल गर्मियों के मौसम में लाखों पाकिस्तानी पहाड़ों का रुख करते हैं, आज़ाद कश्मीर जाते हैं, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, और क्यों ना जाए, ज़ाहिर है बहुत मज़ा आता है, खूबसूरत जगह भी है और खूबसूरत लोग भी हैं। लेकिन इन 2-3 माह के अलावा हमें कुछ नहीं पता होता कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है और इस खूबसूरत इलाके के खूबसूरत लोग को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अक्टूबर से गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकिल मुजाहरे हो रहे हैं जिसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे हैं। पिछली जुमेरात को एक मुकम्मल हड़ताल भी था और आज भी मुजाहरे हो रहे हैं जिसकी फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं स्कर्दू में। जी बिल्कुल। मसला क्या है, अवाम के क्या मुतालबात हैं और हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हमने दावत दी है जमील नगरी साहब को, के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान में। जमील भाई, क्या बुनियादी मसले मसाइल हैं कि पिछले 2-3 माह से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मुस्तकिल मुजाहरे कर रही है? माइनस टेम्परेचर है वहाँ जी, -18 है मेरा ख्याल है। जी जमील। जी सर, बहुत शुक्रिया। चूंकि टेम्परेचर तो यहाँ बहुत हद तक ड्रॉप भी हो चुका है, -20-25 तक पहुँच गया है। बहुत मसले मसाइल में, खासकर विंटर जब आ जाता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसले मसाइल में भी इजाफा होता है। देखे -15 इस वक्त लोड शेडिंग का दौरानिया क्या है, पहले तो ये बता दें। जी सर, वही बता रहा हूँ कि -20 में 22 आवर्स की लोड शेडिंग भी हो और उनको गंदम भी नहीं मिल रहा हो और दीगर पानी तो है ही नहीं, चूंकि सारा फ्रीज हो जाता है, तो मसले मसाइल में तो बहुत इजाफा हो जाता है। अच्छा जमील, गंदम का क्या मसला है? क्योंकि सब्सिडी भी मिलती है, क्या सप्लाई का इशू है, क्या हो रहा है? सर, बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट से गंदम सब्सिडी मिलती है और उसके हिसाब से वहाँ से गंदम कोटा यहाँ पर आ जाता है। गुज़श्ता कई महीने से लोगों की ये शिकायत भी है और यहाँ पर ये मसला दरपेश भी है कि वो गंदम जो सब्सिडी में कटौती की गई है, वहाँ से जो गंदम का मिकदार है जो यहाँ पर लाने का, वो कम कर दिया है। कितनी कटौती की गई है सब्सिडी में? हाँ, मतलब थी कितनी और अब कितनी है? सर, पहले चूंकि जो यहाँ पर गंदम 20,000 बुरिया वहाँ से आते थे, लेकिन अब कहना यह है कि उनको कम करके 13,000 यानी 10,000 तक उसको कम कर। फी मंथ पहले कितनी थी, अब कितनी है, रेट क्या है? सर, रेट तो वही है, चूंकि सब्सिडाइज उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी मिलती है। रेट तो इंक्रीज अभी नहीं किया है, लेकिन जो वहाँ से गंदम आ रहा है उसमें कमी है, वो गंदम। अच्छा जमील साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, इंतजामिया का कहना है, हमें थोड़ी सी बात हो रही थी कि ये कुछ तो इस तरह की जो शॉर्टेज होती है वो हर साल होती है और उसकी वजह भी ये है कि क्योंकि आपको पता है, आपसे बेहतर कौन जानता है
कि जब बहुत सर्दी पड़ती है तो लोग नकल मकानी भी करते हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान से लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, स्कद्दू का रुख करते हैं, नीचे तक तो नीचे तक आ जाते हैं। तो इसका कितना इसमें वजन है और सप्लाई का कितना इसमें वजन है? नहीं सर, चूंकि अगर माइग्रेशन हो तो लोगों की तादाद कम हो, उसके हिसाब से मतलब उसकी जो इस्तेमाल हो वो भी कम, लेकिन मसले कि वहाँ से कम हुआ है। मतलब वो जो गंदुम जो 20,000 का जो बुरिया आती थी उनको कम कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई वजह तो बताई होगी ना हुकूमत ने कि क्यों कम कर रही है? सर इस वजह से कम कर रही है कि वो उनको बजट कम, जो सूबाई गवर्नमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही कि उन्होंने जो है गंदुम सब्सिडी की मदद मिलने वाला फंड कम कर दिया है, और फेडरल गवर्नमेंट ये इल्जाम लगाती है कि वो मिसमैनेजमेंट है सूबाई गवर्नमेंट की, वो उसकी वजह से वो गंदुम ब्लैक में वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से और टोपी घुमाई जा रही है ना, मामूल टोपी घुमाई जा रही है। आम आदमी गेहूं में घुन की तरह पिस रहा है। बिल्कुल, वैसे गंदुम का तो पूरे मुल्क में चल रहा है, पूरे मुल्क में भी चल रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था जमील आपसे कि ये जो मुजाहरे हैं, जैसे पहले ज़रार ने भी कहा कि ये अक्टूबर से शुरू हुए हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं, हड़तालें भी हो रही हैं, तो इसको लीड कौन कर रहा है? लोग तो आपने बताया बिल्कुल हैं, बेजार हैं, लेकिन दो अलग अलग कोई तंजीमें हैं, एक ताजरान है, दूसरा अवामी एक्शन कमेटी है, तो ये पॉलिटिकल भी है या ये प्योरली एक नॉन पॉलिटिकल अवामी प्रोटेस्ट है? सर यहाँ पर देखें, ये चूंकि अवामी एक्शन कमेटी बनी थी 2014 में, जिसमें तमाम सियासी और मजहबी जमातें शामिल थी, और ये मुजाहरे भी अब इन्हीं के निगरानी में चले। लेकिन इसमें फर्क ये आया है कि अब अवामी एक्शन कमेटी दो मुख्तलिफ ग्रुपों में है, और वो मुख्तलिफ टाइमों में जो एहतजाज के कॉल देते हैं, लेकिन डिमांड एक ही है। लोग भी उनके साथ मतलब शामिल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनके साथ शामिल है, और इसके अलावा अंजुमन ताजरान भी इसमें पेश है। और ये जो है अवामी एक्शन कमेटी के दडू और अंजुमन ताजरान के कॉल पे ये एहतजाजी। अच्छा, ये गंदुम का क्राइसिस बल्तिस्तान में ज्यादा है या गिलगित रीजन में ज्यादा है? सर ये मतलब मोर और लेस तकरीबन एक ही है। इसमें मतलब है कि सब सारे इलाकों में ये बहरान देखने में आया। अच्छा जमील, अब जाहिर है कि आपकी इंतजामिया और हुकूमत से भी आपकी बात हुई होगी। अच्छा, बिजली का तो मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान नेशनल ग्रिड पे नहीं है, तो जो भी वो बनाते हैं वो खुद ही बनाते हैं, और कितना बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर इस तरह के मौसम में, ये तो हम जानते हैं। फिर रेवेन्यू अथॉरिटी का भी मसला है, टैक्स का भी के खिलाफ भी बातें की जा रही है। अगर आप थोड़ा सा हमें समझा सकें कि ये क्या मसला है? सर इसमें मसला ये है ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहला मुतालबा ही है, खासकर ये खालिसा सरकार, यानी स्टेट लैंड के नाम पे बहुत सारी जमीनें हुकूमत ने लोगों से मतलब जो कॉमन लैंड है उनको उठा रही है। वो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस है, तो वो लोगों का मुतालबा ये है कि चूंकि ये इस इलाके में स्टेट लैंड नहीं हो सकता है, एजेके और गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस एक है, तो इक्वली ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लैंड नहीं उठाती है। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि लोगों की ओनरशिप है, उनको मलकियत है, तो लिहाजा ये स्टेट लैंड यानी खालिसा सरकार हुकूमत उन पर कब्जा नहीं कर सकती है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमील। वक्त कम है, लेकिन हम इस पर दोबारा भी इस पर बात करेंगे। आखिरी लाइन ये है कि अगर आप भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की तकलीफ का जिक्र करते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि आपके ज़ेर इंतज़ाम जो इलाका है, लोग वहाँ मुजाहरे कर रहे हों और वहाँ ब्लैकआउट हो रहा हो, इधर भी इस तरह से लोग हैं। आप ये मसले गंदम का या लोड शेडिंग का आपके लिए क्या है सरकार? आप तो बादशाह लोग हैं, और इससे पहले कि छोटा मसला बड़ा मसला बन जाए तो नहीं, बड़ा मसला उनके लिए तो बना हुआ है ना, ताकि आपके इस मौक़िफ़ में भी वज़न हो कि भाई साहब उधर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम वो चीज़ें नहीं करेंगे, आप आ जाएं हमारे साथ। तो इस ध्यान से ही कर दें, इसी ख्याल से कर दें। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।